हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज अपने सीरीज का 5th लेक्चर है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो विल ट्राई टू लर्न द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों का मतलब एक्चुअली क्या होता है। अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी लेक्चर लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे वो फैक्ट्स पे बेस्ड थे, मतलब कि हिस्ट्री की बात की, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन की बात की, ये स्कोप की बात की, ये सब जो है आपके फैक्ट से रिलेटेड केस लेक्चर्स थे। आज हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि व्हाट इज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है, एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स प्रपोजल और ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम बाय द अदर पार्टी। तो एग्रीमेंट में अगर हम लोग एकदम लेमैन तरीके से बात करें तो कम से कम दो लोग होते हैं। वन पार्टी इज देयर टू गिव एन ऑफर एंड अनदर वन इज देयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो दो पार्टी का होना मस्ट है। उसके बाद सेक्शन 2B में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस कब होता है? जब एक कोई पर्सन किसी को प्रपोजल दे रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सेक्शन 2E में दिया हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये आपकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन होगी। क्लियर? तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मतलब एग्रीमेंट कब होगा? जब उसमें ऑफर भी होगा और एक्सेप्टेंस भी होगा। इन दोनों चीजों को मिला के एक एग्रीमेंट बनता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इन सेक्शन 2H दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स वेरी इजी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत मीनिंगफुल है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन इज एग्रीमेंट एंड अनदर वन इज एनफोर्सेबल एट लॉ। मींस एन एग्रीमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज एनफोर्सेबल एट लॉ। तो इसको भी हम लोग आसान तरीके से बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल एट लॉ। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल का मतलब ये हो गया कि उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर? वी हैव राइट। तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, अदरवाइज वो सिंपली एक एग्रीमेंट होगा। इट वुड बी कंसिडर्ड मेरली एन एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये पता करेंगे कि ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने यहां पे दो एग्जांपल रखे। ये क्रक्स है आज के लेक्चर का, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट की मीनिंग में आते हैं और कौन से एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल हैं और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो एग्जांपल यहां पे समझेंगे, सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक। आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड है और वो आपसे कहता है कि आज शाम को हम लोग डिनर करेंगे एक रेस्टोरेंट में, आप आइएगा। आपने बोला ठीक है मैं आऊंगा, और जिस समय आपको पहुंचना था आप नहीं पहुंचे, आपका फ्रेंड आपका वेट करता रह गया, परेशान हुआ। फिर दूसरे दिन आप जब मिले तो उसने आपसे बोला क्यों भाई आप आए क्यों नहीं थे? क्लियर? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इसके लिए वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि मैंने आपको इनवाइट किया और आप आए नहीं? तो आंसर होगा नहीं। रीजन क्या है? They do not have the intention to create legal relationship. ये एक सोशल नेचर का एग्रीमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में करते रहते हैं और ये सोशल नेचर का एग्रीमेंट कहलाता है, जहां पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती। इतनी छोटी छोटी सी बात पे आप अपने फ्रेंड के ऊपर केस नहीं फाइल करते। क्लियर? नेक्स्ट है डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट। तो डोमेस्टिक नेचर में आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, फादर एंड सन के बीच में, फादर एंड डॉटर के बीच में, सिस्टर्स के बीच में, कुछ भी इस टाइप के डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट हो। मान लीजिए कि हस्बैंड ने ऐसे ही एक प्रॉमिस कर दिया कि इस बार हम बर्थडे पे आपको एक सरप्राइज देंगे,
और बर्थडे पे कोई एक अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन नहीं किया, तो ऐसे केस में वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस नहीं फाइल करेगी। क्यों? क्योंकि कोड ये कहता है कि ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है जहां पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं है, दे डू नॉट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑन दीज ट्राइबल मैटर्स। तो ये छोटी छोटी बातों पे हम केस नहीं फाइल करते। क्लियर? तो ये आपका मतलब हुआ कि कौन से एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट होंगे, सोशल या डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होते हैं, वहां पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, और इस वजह से वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होते हैं। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट लॉ, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पहले ही बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल एट लॉ, मतलब वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे केसेस जहां पे इन्फोर्सेबल एट लॉ भी हो सकता है वो सोशल या डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट के अलावा कुछ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, बाकायदा फर्म रजिस्टर कराई, पार्टनरशिप डीड तैयार की और हम लोग ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया। तो in this nature of agreement we can say that we have the intention to create legal relationship। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पे पार्टीज की इंटेंशन है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आगे, कुछ लीगल डिस्प्यूट होता है, इन दैट केस मैं या मेरा फ्रेंड दोनों ही कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? तो ये है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या होता है। और यहां पे एक लीडिंग केस मैंने लिख के रखा हुआ है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में था। कोर्ट में इसने फाइनली वर्डिक्ट ये दिया कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, इसलिए वाइफ को कोई जो है रेमेडी नहीं मिलेगी। आप परेशान मत होइएगा, कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी लीडिंग केसेस हैं मैं एक एक केसेस पूरी सीरीज बना के डिस्कस करूंगा और वहां पे मैं बताऊंगा कि ये केस की इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।